हेलो 8th क्लास। एनुअल एग्जाम के लिए हम अनसीन पैसेज कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैं 5 अनसीन पैसेज आपको कवर करवा चुकी हूँ। हम आज आगे और अनसीन पैसेज समझेंगे और ये जो अनसीन पैसेज हैं ये आपके लेसन में पीछे कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो आपके बुक के ही हैं और ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हो सकता है इनमें से एग्जाम में आ जाए, लेकिन ये हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं उनको वो चेंज कर दें, अपने अनुसार कुछ और क्वेश्चन डाल दें। तो आपको अनसीन पैसेज का जो मीनिंग है वो पूरा बहुत अच्छे से समझना है, जिससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकें। पहला अनसीन पैसेज है आपका, फ्लाइज आर एवरीवेयर। फ्लाइज कहते हैं मक्खियों को, मक्खियां हर जगह होती हैं। दे यूज देयर फीट टू टेस्ट थिंग्स। और मक्खियां क्या करती हैं? अपने पैरों को, फीट यानी पैरों का यूज करती हैं चीजों को चखने के लिए, यानी जो कुछ भी वो खाती हैं तो पैरों से उसको चखती हैं या खाती हैं। दे वॉक ऑन द रोटन फूड एंड प्लांट्स। वे कहाँ घूमती हैं? रोटन फूड, सड़े हुए भोजन पर, पौधों पर घूमती हैं। कलेक्टिंग जर्म्स ऑन देयर फीट। कलेक्टिंग यानी एकत्रित करना, जर्म यानी जीवाणु या कीटाणुओं को इकट्ठा करती हैं अपने पैरों से। फ्रॉम देयर दे सेटल ऑन फ्रेश फूड। और जब वो सड़े हुए पेड़ पौधों पर बैठती हैं, कीटाणु इकट्ठे करती हैं, उसके बाद वो क्या करती हैं? फ्रेश फूड पर बैठती हैं, ताजे भोजन पर बैठती हैं। लिविंग जर्म्स एवरीवेयर। और सभी जगह कीटाणु छोड़ देती हैं। दे ऑल्सो स्प्रेड जर्म्स व्हेन दे ईट। और साथ में जब वो भोजन करती हैं, खाती हैं, तो भी वो क्या करती हैं? जर्म्स फैलाती हैं। अ फ्लाई कैन ईट ओनली लिक्विड्स। एक मक्खी जो होती है वो केवल क्या खा सकती है? लिक्विड यानी कोई भी तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ नहीं खाती, वो सिर्फ तरल पदार्थ खा सकती है। सो आ स्पेशल जूस इज पम्प्ड फ्रॉम द फ्लाइज स्टमक टू टर्न सॉलिड इनटू लिक्विड्स। इसलिए जब वो किसी भोजन पर बैठती हैं तो उस ठोस में से सिर्फ लिक्विड को क्या करती हैं? अपने पेट में पंप कर देती हैं, यानी कि उसमें से तरल पदार्थ चूस करके अपने पेट में पहुंचा देती हैं। द फ्लाई माइट स्टक फूड दैट हैज जर्म्स इन इट। द फ्लाई माइट सक यानी चूसना। जब वो लिक्विड चूसती हैं उसमें से, तो ऐसा हो सकता है कि जब वो भोजन को चूसती हैं, सोखती हैं, तो उसके अंदर जर्म्स भी चले जाएं। द सम ऑफ द जर्म्स गेट इनटू द फ्लाइज स्टमक। इस तरह से कुछ जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो मक्खियों के पेट में भी चले जाते हैं। इफ दिस फ्लाई पम्प्स सम ऑफ द स्टमक जूस ऑन अवर फूड। और यदि इसमें से कुछ लिक्विड को जो उसने चूसा है अपने पेट में, वो वापस हमारे किसी फूड पर, भोजन पर यदि वापस से डाल दे, द जर्म्स गेट ऑन द फूड, तो हमारे भोजन में क्या होते हैं? कीटाणु आ जाते हैं। इफ यू ईट द जर्म्स गेट इनटू योर बॉडी। और यदि तुमने ऐसा भोजन खा लिया तो जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, वो क्या होंगे? हमारे शरीर में या आपके शरीर में भी पहुंच जाएंगे। यानी कुल मिला के इसमें ये बताया जा रहा है कि मक्खी जो होती है वो किस तरह से बीमारियों को फैलाती है, बीमारी के कीटाणु इधर से उधर करती है। इसी के आधार पे आपके क्वेश्चन हैं। पहला है फ्लाइज आर फाउंड एट। क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ध्यान से समझना है कि आपका आंसर कहाँ मिल रहा है, उस बात को आप ध्यान कर लें, प्रैक्टिस कर लें। तो फ्लाइज आर फाउंड, यहाँ पे आपको ये लाइन देखनी है कि आपके पैसेज में फ्लाइज आर फाउंड कहीं मिल रहा है क्या। तो फ्लाइज आर एवरीवेयर दिया हुआ है, फाउंड शब्द नहीं दिया, तो आपका आंसर यही होगा। हमें ऑप्शन में ये देखना है कि इनमें से क्या शब्द आपके पैसेज में मिल रहा है। क्या एवरीवेयर शब्द मिल रहा है, मार्केट मिल रहा है, होम मिल रहा है, बाथरूम मिल रहा है? इनमें से कोई भी शब्द नहीं आया, सिर्फ
हमारा शब्द आया है एवरीवेयर, तो हमारा आंसर होगा एवरीवेयर। यदि आपको क्वेश्चन का मीनिंग नहीं भी समझ में आता है तो इस तरह से आपको पैसेज में आंसर ढूंढ करके थोड़ी सी मेहनत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्गन ऑफ देयर बॉडी डू द फ्लाइज यूज टू टेस्ट थिंग्स? वह शरीर के किस अंग का उपयोग वस्तुओं को चखने के लिए करती है? देयर फीट, देयर हैंड्स, देयर माउथ, नन ऑफ द अबव। फिर से हैंड शब्द का पैसेज में कहीं जिक्र नहीं आया, माउथ का कहीं जिक्र नहीं आया, नन ऑफ द अबव का भी कहीं जिक्र नहीं आया, सिर्फ हमारे शब्द देखा हमने देयर फीट। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा फीट। दे यूज देयर फीट टू टेस्ट थिंग्स। ये आंसर आपका सीधा दिया हुआ है, तो यहीं से आपको अपना आंसर मिला लेना है। अगला क्वेश्चन है, आ फ्लाई कैन ईट ओनली। एक मक्खी खा सकती है केवल, ब्रेड खा सकती है, मिठाई खा सकती है, लिक्विड या ऑल ऑफ दीज। तो आपका जिक्र आया वह सिर्फ लिक्विड खा सकती है, यानी तरल पदार्थ को ही खाती है। द फ्लाई माइट फूड दैट हैज जर्म्स इन इट। तो यहाँ पे आएगा आपका सक। ये लाइन आपको देखनी है, उसमें क्या शब्द आया हुआ है? सक। मक्खी जो है जब अपना भोजन करती है तो हो सकता है कि वो जर्म्स को भी अपने भोजन के साथ चूस ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द फ्लाइज कलेक्ट जर्म्स? मक्खियां अपने जर्म्स कीटाणु कहाँ से इकट्ठी करती हैं? फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से। फ्रॉम रोटन फूड एंड प्लांट्स, सड़े हुए गले हुए भोजन और पदार्थों से, पेड़ों से। फ्रॉम फ्रेश फूड, ताजे भोजन से। और फ्रॉम स्पेशल जूस से। तो ये आपका आंसर है, वह सड़े गले भोजन और पौधों से अपना भोजन एकत्रित करते हैं। तो ये था आपका पहला पैराग्राफ जो फ्लाइज के ऊपर था। नेक्स्ट अनसीन पैसेज है आपका, देयर हैज बीन एन आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस लाइक डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री आफ्टर द रेनी सीजन। इन्फेक्शियस यानी संक्रामक, डिसीजेज यानी बीमारी, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये बीमारियों के नाम हैं जो मच्छरों के काटने से होती हैं। रेनी सीजन यानी बरसात। वर्षा ऋतु के बाद हमारे देश के विभिन्न भागों में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के विभिन्न भागों में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे संक्रामक बीमारियों का क्या होता है? संक्रमण बढ़ जाता है। ऐसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। These diseases are mainly caused by mosquito bite. इन बीमारियों का मुख्य कारण, कॉज यानी कारण, मुख्य कारण मच्छरों का काटना है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया तीनों ही बीमारियां मच्छरों के काटने से होती हैं, अलग अलग मच्छरों के काटने से। आज लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन आर फॉलिंग सिक। लार्ज नंबर यानी बड़ी संख्या में लोग बाग, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन यानी बच्चे भी शामिल हैं जिसमें बीमार हो जाते हैं। ऑल दी डिसीजेज स्टार्ट विथ फीवर। और ये सभी बीमारियां कहाँ से प्रारंभ होती हैं? फीवर से यानी बुखार से। ओनली अ डॉक्टर आफ्टर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कैन डायग्नोज दिस डिसीजेज। केवल एक डॉक्टर ही लेबोरेटरी परीक्षण के बाद, यानी कि हम जो जांच करवाते हैं अपने खून की जांच के बाद, परीक्षण के बाद ही इस बात को पता लगा पाता है कि उसको डेंगू है, मलेरिया है या चिकनगुनिया है। अकेले बुखार आने से समझ में नहीं आता कि क्या बीमारी है। वी कैन अवॉइड दिस डिसीजेज बाय टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशंस। हम इस बीमारी को टाल सकते हैं। अवॉइड यानी टालना। कुछ टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशंस यानी सावधानी। कुछ सावधानियां यदि हम बरतें तो हम इन बीमारियों को टाल सकते हैं। प्रिवेंटिंग मेजर्स, इनको रोकने के लिए रोकथाम के क्या क्या उपाय हो सकते हैं तो वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं। प्रिवेंटिंग मेजर्स यानी रोकथाम के उपाय, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से बचने के उपाय। प्रिवेंटिंग मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस बाय यूजिंग नेट्स।
पहला जो हमारा रोकथाम का उपाय है वो ये है कि हम नेट का उपयोग करके मच्छरों को अपने घर में प्रवेश होने से रोकें। अब नेट का उपयोग करके कैसे, जैसे हमारी खिड़कियां घरों में लगी हुई हैं तो उसमें हम मच्छर जाली लगवाएं। हमारे मेन गेट जो लगे हुए हैं उनमें भी हम मच्छर जाली वाले गेट लगवाएं और फिर वैसे गेट लगवाएं। डबल गेट लगे होते तो यदि गेट हमारा बंद है तो मच्छर अंदर नहीं घुस सकते, खिड़कियों से अंदर नहीं आ सकते। प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स बाय यूजिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। दूसरा, जब हम कभी बाहर जाते करते हैं, बच्चे पार्क वगैरह में खेलते हैं, लोग बाग बाजार गए या बाहर टहल रहे हैं, तो इस तरह से मच्छर उन्हें कहीं पर भी ना काट ले, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? प्रोटेक्टिंग अवर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए मॉस्किटो यानी मच्छरों के काटने से वो प्रोटेक्टिव क्लोथ पहने, यानी कि जो कपड़े हैं वो इस तरह के पहने कि उन्हें मच्छर ना काटवाए। हम फुल बाहें की शर्ट वगैरह पहन सकते हैं, नीचे हमारे पैरों में पजामी वगैरह फुल पहनी होनी चाहिए, जिससे बच्चों को क्या हो, पैरों वगैरह में, हाथ वगैरह में मच्छर ना काट पाए। अवॉइडिंग और एलिमिनेटिंग वाटर स्टेगनेंटिंग एज मॉस्किटोस ले एग्स इन स्टेल स्टेगनेंट वाटर। मच्छर जो अंडे देते हैं वो हमेशा ठहरे हुए पानी में ही अंडे देते हैं। कभी नदी के पानी में मच्छर अंडे नहीं देते, नदियों में कभी मच्छर पनपते नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि नदियों का पानी बहता रहता है, बहने से उनके अंडे फूट जाते हैं। तो मच्छर जो पानी ठहरे हुए पानी में अंडे देते हैं तो हमें उस चीज को अवॉइड करना है, यानी उस चीज को हम टालें। मच्छरों को ठहरे हुए पानी में या ताजे पानी में, क्योंकि डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो ताजे पानी में अंडे देते हैं, तो उन्हें अंडे देने से हमें रोकना है। यदि वो अंडे ही नहीं दे पाएंगे, बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे, तो उनकी संख्या कैसे बढ़ेगी? किलिंग मॉस्किटोस बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स स्प्रेस थर्मल फॉक्स। फिर भी यदि कहीं पर हो गए हैं मच्छर तो हमें क्या करना चाहिए? उनमें पेस्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए, थर्मल फॉग वगैरह का यूज करना चाहिए। कहीं पर भी पानी ठहरा हुआ है और वहां पे ऐसी संभावना है कि मच्छरों ने अंडे दे दिए, तो हम उसमें थर्माकोल के दाने वगैरह या केरोसिन तेल वगैरह डाल देते हैं, तो उनके जो अंडे हैं वो पानी में बैठ जाते हैं, यानी मर जाते हैं। मच्छरों के मारने के लिए जो भी दवाएं वगैरह आती हैं उन सब का हमें ऐसे पानी में या ऐसी जगह पर, ऐसे पेड़ पौधे वगैरह में स्प्रे करना चाहिए जहां पर ये मच्छर ठहर सकते हैं। ड्रेन स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम पॉटेड प्लांट्स, एयर कूलर्स एक्सेट्रा। घरों में जो हमारे पानी कई दिनों तक भरा रखा रह जाता है, जैसे कि जो पेड़ पौधों के लिए पॉट होते हैं उनमें कई बार पानी भरा रह जाता है, कूलर वगैरह में पानी भरा हुआ है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसमें मच्छर अंडे दे देते हैं, खास करके डेंगू वगैरह के। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उनको हम तुरंत क्या करें, पानी को फेंक दें, उन्हें सुखा दें, उन्हें खाली कर दें। तो ये थे आपके उपाय मच्छरों से बचने के। आगे आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। राइट द नेम ऑफ द डिसीजेस मेंशन इन द पैसेज। आपको पैसेज में किन बीमारियों का नाम दिया है वो बताने हैं नाम। तो आपका पहला दिया हुआ है डेंगू, मलेरिया एंड चिकुनगुनिया, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज देयर एनी वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीजेज। क्या इस बीमारी के इलाज के लिए कोई वैक्सीन है, कोई टीका है क्या? तो आपका है आंसर, देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर ऑल दिस डिसीजेज। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के लिए कोई भी टीकाकरण मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू इफ वी हैव फीवर। यदि हमें बुखार होता है तो हम क्या करें? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, वी शुड गो टू डॉक्टर इफ वी हैव फीवर। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए यदि हमें बुखार आता है। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ अवेलेबल फ्रॉम द पैसेज। अवेलेबल शब्द का पैसेज में आपको अपोजिट वर्ड बताना है।
तो इसका आंसर होगा आपका अनअवेलेबल। कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल ये कोई भी आंसर नहीं होंगे। अवेलेबल यानी उपलब्ध होना, वो अनअवेलेबल यानी उपलब्ध ना होना। तो UN किसी शब्द के आगे लगा दिया जाता है तो वो उसका अपोजिट वर्ड बन जाता है। नेक्स्ट है आपका मलेरिया आर मेनली कॉज्ड बाय। मलेरिया का मुख्य कारण है आंट बाइट, डॉग बाइट, मॉस्किटो बाइट और नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर आएगा ये मॉस्किटो बाइट। मलेरिया मुख्यतः मच्छर के काटने से होता है। तो ये था आपका पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 3 समझेंगे हम। वी ऑफन ट्रेवल इन अ ट्रेन और बस एंड सी थेफ्ट ऑफ लगेज और पिक पॉकेटिंग टेकिंग प्लेस। अक्सर जब हम ट्रेन और बस की यात्रा करते हैं, ट्रेवल यानी यात्रा करना, हम ये देखते हैं कि लगेज यानी सामान, कई बार सामान चोरी हो जाता है, या पिक पॉकेटिंग यानी जेब काटना, जेब काटने जैसी घटना घटित होती है। वी ऑल्सो नो दैट वार्निंग्स रिगार्डिंग सच इंसिडेंट्स आर रिटन इन बोल्ड लेटर्स एट मैनी प्लेसेस। हमें यह भी पता है कि इस संबंध में रिगार्डिंग सच इंसिडेंट, इस तरह की घटनाओं के संबंध में वार्निंग यानी चेतावनी भी बोल्ड लेटर्स में, बड़े बड़े अक्षरों में कई जगह पर लिखी होती है। इवन द ऑफिशियल्स अनाउंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग सच इंसिडेंट्स एंड रिक्वेस्ट द पैसेंजर्स टू बी कॉशियस एंड केयरफुल। कई बार ऐसी घोषणाएं भी होती रहती हैं, करते रहते हैं जगह पर, कि इस तरह की घटनाओं से क्या रहें, सावधान रहें। समय समय पर इस तरह की घोषणाएं भी होती रहती हैं कि जो यात्रीगण हैं कृपया सावधान रहें और अपने सामान की सुरक्षा करें। Such incidents generally take place when the passengers are sleeping and passing through a crowd or are carrying a lot of luggage. इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आमतौर पे जब होती हैं जब यात्रीगण क्या कर रहे होते हैं, स्लीपिंग कर रहे होते हैं, या तो सो रहे होते हैं या फिर कोई भीड़ वाली जगह से निकल रहे होते हैं, भीड़ में से, या फिर बहुत सारा सामान लेकर के यात्रा कर रहे होते हैं। समटाइम्स मिक्सिंग विथ strangers and taking eatables from them may also be the cause of getting into the trap of criminals. कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम अजनबियों के बीच में, स्ट्रेंजर्स मिक्सिंग, अजनबियों के बीच में घुल मिल जाना, और टेकिंग ईटेबल्स, और उनके हाथ से कोई खाद्य सामग्री खा लेना, ये जानते हुए भी कि ये क्रिमिनल्स हो सकते हैं। लोग वाग क्या करते हैं, अजनबियों से यात्रा के दौरान घुल मिल जाते हैं, उनके हाथ की चीजें खा लेते हैं, दी हुई चीजें खा लेते हैं और उनके झांसे में आ जाते हैं। जो अपराधियों के द्वारा जाल फैलाया जाता है लोगों को फंसाने के लिए, तो वो कुछ चीजें खिला पिला करके उनको बेहोश कर देते हैं और उनका सामान लेकर के उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। आगे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपके। वी शुड नॉट टेक ईटेबल्स फ्रॉम, हमें कोई भी खाद्य सामग्री नहीं खानी चाहिए, किससे? आंसर है आपका स्ट्रेंजर्स, जो भी अजनबी लोग हैं, हम जिन्हें नहीं जानते पहचानते, अचानक हमारी दोस्ती हुई है तो हमें भरोसा नहीं करना चाहिए और उनके हाथ की कोई चीज को नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मे हैपन इफ समवन रिसीव ईटेबल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। क्या होगा यदि हम किसी अजनबी के हाथ की चीज को खा लेंगे? इसका आंसर होगा द कॉज ऑफ गेटिंग इनटू द ट्रैप ऑफ क्रिमिनल्स। ऊपर ये दिया हुआ है लास्ट लाइन में ही आपका, यदि हम अजनबियों की दी हुई चीज को खा लेंगे तो हो सकता है कि हम अपराधियों के चंगुल में फंस जाएं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द इंसिडेंट्स कैन टेक प्लेस विथ पैसेंजर्स। जो घटनाएं होती हैं पैसेंजर्स के साथ में वो कब होती हैं? थेफ्ट ऑफ लगेज, थेफ्ट ऑफ फूड, थेफ्ट ऑफ देयर मनी, नन ऑफ दिस। थेफ्ट ऑफ लगेज
क्या घटना घटित होती है यात्रियों के साथ में? तो थेफ्ट ऑफ लगेज, यानी उनका जो सामान है वो चोरी हो जाता है। थेफ्ट इंसिडेंट्स जनरली टेक प्लेस व्हेन द पैसेंजर्स आर, ये जो चोरी जैसी घटनाएं हैं वो कब घटित होती हैं? तो बी वाला आंसर है स्लीपिंग, जब वो सो रहे होते। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, वी शुड ऑलवेज अवेयर एंड केयरफुल अबाउट, हमें हमेशा सचेत और सावधान रहना चाहिए। अवेयर यानी सचेत और केयरफुल यानी सावधान। अवर लगेज, अवर फूड, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है अवर लगेज, हमें हमारे सामान के प्रति हमेशा सचेत और सावधान रहना चाहिए। तो ये था आपका पैसेज नंबर 3, जो आपके लेसन के पीछे से ही कोई के आया हुआ है। इसके अलावा मेरे जो भी मैंने लेसन यहाँ पे कवर करवाए हैं आपको, उनके पीछे की मैंने फुल एक्सरसाइज करवाई हुई है, तो आप चाहें तो वहां जाकर के लेसन में उनको देख सकते हैं। अगला अनसीन है आपका, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, दिवाली, ईद उल फितर, क्रिसमस, होली, बैसाखी, रक्षाबंधन, ओणम एंड दशहरा आर आवर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर दिवाली, ईद उल फितर, क्रिसमस, होली, बैसाखी, रक्षाबंधन, ओणम, दशहरा प्रमुख त्योहार हैं। ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान, ईद रमजान के पवित्र महीने के अंत में मनाई जाती है। रमजान इज अ वेरी पायस पीरियड, पायस यानी पवित्र। रमजान जो है बहुत ही पवित्र समय होता है, यानी पवित्र महीना होता है। इट इज अ मंथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, ये शुद्धता का महीना होता है। इट इज अ मंथ ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर, ये व्रत और प्रार्थना का महीना होता है। यानी इस महीने में, रमजान के महीने में लोग बाग क्या करते हैं? दिन भर व्रत रखते हैं और प्रेयर करते हैं, यानी कि अपनी नमाज पढ़ते हैं। ईद इज अ फेस्टिवल ऑफ जॉय, ईद जो है वो खुशियों का त्योहार है। पीपुल ईट सेवई एंड अदर स्वीट्स ऑन दिस डे, लोग बाग इस दिन यानी रमजान के बाद जब ईद मनाई जाती है तो सेवई खाते हैं और मिठाइयाँ भी खाते हैं। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ यूनिटी, ब्रदरहुड, लव, कोऑपरेशन, सिंपैथी एंड कम्युनल हार्मनी, ये जो त्योहार है वो एकता का, भाईचारे का, प्यार का, सहयोग का, सहानुभूति का और सौहार्द का त्योहार होता है। चिल्ड्रन वियर न्यू क्लोथ्स, बच्चे इस दिन नए कपड़े पहनते हैं। दे गो टू ईदगाह विथ देयर एल्डर्स, वे अपने बड़ों के साथ में ईदगाह जाते हैं। पीपल ग्रीट एंड हग वन अनदर ऑन ईद, लोग बाग ईद वाले दिन एक दूसरे को मुबारक देते हैं और गले मिलते हैं। क्वेश्चन है इनके ऊपर आपके, इंडिया इज अ लैंड ऑफ, तो ये आंसर आया आपका फेस्टिवल्स पहली लाइन में। ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ, तो इसका आंसर आएगा आपका रमजान। ईद इज अ फेस्टिवल ऑफ सोरो, जॉय, फन, नन ऑफ दिस, तो जॉय, ईद जो है वो खुशियों का त्योहार है। वेयर डू चिल्ड्रन गो विथ देयर एल्डर ऑन ईद, ईद वाले दिन बच्चे अपने बड़ों के साथ में कहाँ जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ईदगाह, ईदगाह जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। व्हाट डू चिल्ड्रन वियर ऑन दिस डे, बच्चे इस दिन क्या पहनते हैं? तो न्यू शूज, न्यू क्लोथ्स, तो ये आएगा न्यू क्लोथ्स। तो ये आपका जो पैसेज नंबर 4 था ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में
आ गया होगा। अगला पैसेज है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन द 15th May 1820 एट फ्लोरेंस इन इटली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 15 मई 1820 ईस्वी में फ्लोरेंस नामक जगह में इटली में हुआ था। यानी इटली का शहर है फ्लोरेंस, यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। हर पेरेंट्स कॉल्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर शी वाज बोर्न। और इनके जो माता पिता थे, इनके जन्म के बाद उन्होंने उसको शहर के नाम से, फ्लोरेंस के नाम से ही पुकारना प्रारंभ कर दिया। यानी जो उनका नाम रखा वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्यों रखा? फ्लोरेंस जगह का नाम था, इसलिए वो भी उसको फ्लोरेंस कहने लग गए। हर सोल एम्बिशन वाज टू बी अ नर्स एंड सो शी गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज एंड पर्सनल हैप्पीनेस। उनका जो सपना था या अपने जीवन का जो उद्देश्य था, एम्बिशन, वो नर्स बनना था। इसलिए उन्होंने अपनी शादी के सारे विचार छोड़ दिए और पर्सनल हैप्पीनेस, अपनी व्यक्तिगत खुशियों के बारे में और अपनी शादी के बारे में कोई भी ख्याल उनके मन में नहीं था, क्योंकि वो नर्स बनना चाहती थी। नर्स बनना चाहती थी यानी कि मानव सेवा करना चाहती थी। She spent years visiting hospital after hospital day and night. उन्होंने कई साल एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल दिन रात भ्रमण करते हुए गुजारे। यानी जिस भी हॉस्पिटल में वो जाती थी वहां पे दिन भर रात भर सेवा करने में लगी रहती थी। She visited every bed in the hospital to see that no patient was neglected and that all were as comfortable as possible. वे एक एक बिस्तर पर हॉस्पिटल में जो भी मरीज भर्ती होते थे उनके एक एक बिस्तर पर जाकर के देखती थी कि कोई पेशेंट छूट ना जाए, नेग्लेक्टेड ना हो जाए, यानी कोई मरीज की उपेक्षा ना हो और सब आराम से वहाँ पे हैं कि नहीं है, यानी सभी को दवाई वगैरह मिल रही है, कुछ परेशानी तो नहीं है, इस तरह से देखभाल करना उनका काम था। However hard she might have worked all day, every night she would take her lamp and move from bed to bed. भले ही वो पूरे दिन कठिन परिश्रम करती थीं सभी बिस्तरों पे जाकर के, लेकिन फिर भी वो एवरी नाइट, प्रत्येक रात को अपने हाथ में लैंप लेकर के एक एक बिस्तर पर जाकर के देखती सभी मरीजों को कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। द सोल्जर्स कॉल्ड हर द लेडी विथ द लैंप। और इसलिए सैनिकों ने उनको क्या कहना प्रारंभ कर दिया? द लेडी विथ द लैंप। हाथ में उन्हें, क्योंकि तब बिजली का आविष्कार हुआ होगा तो इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं होगी सभी जगह पर। और यहाँ पे सोल्जर्स की बात की जा रही है, तो जो युद्धों में सोल्जर यानी सैनिक घायल हो जाया करते थे, जो भर्ती हुआ करते थे हॉस्पिटलों में बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे लोग एक साथ घायल होते हैं, तो किसी को कोई परेशानी ना हो इसलिए वो उजेला नहीं होता होगा तो अपने हाथ में एक एक मरीज के पास लैंप लेकर के जाती थी। लैंप यानी लालटेन लेकर के जाती थी। तो सैनिकों ने उनका नाम ही रख दिया द लेडी विथ द लैंप। दैट इज द नेम बाय विच द वर्ल्ड हैज रिमेम्बर्ड हर एवर सिंस। और यही एक उनका नाम है जिसके नाम से दुनिया आज उन्हें जानती है। हम जीके में क्वेश्चन पढ़ते हैं, द लेडी विथ द लैंप किसको कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आता है। पहला क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? तो आपका पहली लाइन में ही दिया हुआ है 15 मई 1820 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल वांट टू बी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बनना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी? नर्स बनना चाहती थी।
नर्स का मतलब था मानव सेवा, घायलों की सेवा, मरीजों की सेवा, तो उन्हें सेवा करना बड़ा अच्छा लगता था। शी स्पेंट मैनी ईयर्स टू विजिटिंग, उन्होंने कई वर्ष व्यतीत किए भ्रमण करते हुए, कहाँ के, हॉस्पिटलों में भ्रमण करते हुए कई साल व्यतीत किए। शी वुड टेक हर एंड मोर फ्रॉम बेड टू बेड, पेन बुक लैम्प, तो यहाँ आंसर आएगा आपका लैम्प। वे अपने हाथ में लैंप लेती और एक एक बिस्तर पे जाती। द सोल्जर कॉल्ड हर द लेडी विथ द लैंप, ए वाला आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर नंबर 5 था, कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम और कुछ अनसीन पैसेज समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ आपको बार बार देख करके वीडियो अनसीन पैसेज को अच्छे से समझ लेना है, जिससे वहां पे यदि आपके क्वेश्चन चेंज होते हैं तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने मित्रों में शेयर कर दें, जिससे वो भी इसका फायदा ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आगे आपकी ग्रामर वगैरह के लिए भी वीडियो डाले जाएंगे।